हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। बहुत दिनों से आप सभी के लिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। इस वीडियो के अंदर हम फिर से आपके लिए सामान्य विज्ञान का टॉप 20 इम्पॉर्टेंट MCQ आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, इसका जो एनालिसिस होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो इससे पहले भी मैं, हालांकि अभी तक जनरल साइंस का अगर देखा जाए तो 6 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये जो हमारा 7वां वीडियो आई थिंक होगा। ठीक है, तो अगर पहले के आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देख लेंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर देंगे, बेसिकली ये जो कृषि विभाग और शिक्षा विभाग का जो प्रयोगशाला परिचारक है उसके दृष्टि में इसको मैं बनाया हूँ। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल इसी एग्ज़ाम में हो, हर एक एग्ज़ाम में जहाँ साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे CGPSC हो, CG व्यापम हो, होस्टल वार्डन, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई एक एग्जाम को पकड़ के मत रखिएगा, क्योंकि जो प्रयोगशाला परिचारक में 60 मार्क्स के क्वेश्चन केवल साइंस से ही पूछे जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे वेटेज दे रहा हूँ कि ये प्रयोगशाला परिचारक के लिए। ठीक है, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान सभी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इससे पहले भी मैंने 1 से लेकर 20 तक इससे पहले वाले वीडियो में डाला हूँ। 1 से 20 तक क्वेश्चन था, फिर 21 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम 41 से लेके 60, ठीक है, मतलब 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और हाँ, एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले पॉज करके आप सारे 20 प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिएगा और चेक करिए कि आपका 20 में से कितना सही होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये 41वां प्रश्न हमारा। 40 प्रश्न इससे पहले का 6वां और 5वां जो वीडियो नंबर है उसमें किया हुआ है। ठीक है, चलिए, प्रश्न है कि जिन कोशिकाओं द्वारा माता पिता के लक्षण आने वाली पीढ़ी तक पहुंचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, युग्मनज, केंद्रक, युग्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे प्रश्न है, क्या कहा जाता है। देखिए, ये जो इसका जो आंसर है, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके देने की कोशिश करें कि क्या होगा। पहले देखिए, जो युग्मनज होता है इसको हम कहते हैं गैमेट्स कहते हैं, सॉरी जायगोट कहते हैं। मैं इंग्लिश में एक बार लिख देता हूँ, कई बार से क्या होता है कि हिंदी में हमको नहीं पता चलता। युग्मनज को जायगोट कहते हैं, केंद्रक को तो हम जानते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेल कोशिका का न्यूक्लियस केंद्रक होता है। युग्मक को हम कहते हैं गैमेटोसाइट कहते हैं, गैमेटोसाइट, गैमेट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है कि जब भी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो माता पिता से जो उनका लक्षण होता है अगली पीढ़ी में, ये युग्मक के थ्रू पहुंचता है। ठीक है, युग्मक जो कोशिका होते हैं, गैमेटोसाइट्स होते हैं, कह लीजिए कि जो गैमेट्स होते हैं उसके माध्यम से ही अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो युग्मक बेसिकली होते क्या है कि ये यूकैरियोटिक प्रकार की जो जनन कोशिका है, क्या बोल रहा हूँ, जो मैं टर्म कुछ कुछ बोल रहा हूँ आप उसको भी लिखते चलेंगे। ये जो युग्मक होता है यूकैरियोटिक प्रकार का जनन कोशिका होता है और इसका जो निर्माण होता है युग्मक जनन की प्रक्रिया में माइटोसिस कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मक कैसा है कि यूकैरियोटिक प्रकार की जनन कोशिका है। अब देखिए, युग्मक 2 तरह के होंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, युग्मक 2 तरह के होंगे। ठीक है, एक होगा जो युग्मक क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर समझना है तो एक तरह का जनन कोशिका है। क्या बोल रहा हूँ कि एक तरह का जनन कोशिका है, को ही हम युग्मक कहते हैं। तो जनन कोशिका के 2 प्रकार का होगा, एक मेल वाला, पुरुष वाला होगा और एक फीमेल वाला होगा। ठीक है, ठीक है, मादा में जनन कोशिका मतलब नर जनन कोशिका मेल वाला हो जाएगा और एक फीमेल मतलब मादा जनन कोशिका होगा। तो जो नर जनन कोशिका होता है मेल का, उसी को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में मेल गैमेट्स कहते हैं। और उसका जो मेल गैमेट्स होते हैं या फिर कह लीजिए कि नर जनन कोशिका होता है उसको हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु, इसी को हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। ठीक है, और जो फीमेल जनन कोशिका होती है, मादा जनन कोशिका, उसको हम अंडाणु कहते हैं। ठीक है, अंडाणु, इसी को हम एग सेल कह देते हैं। ठीक है, एग सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा युग्मक का मतलब क्या हुआ। मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों के माध्यम से ही जो माता पिता के जो लक्षण है वो अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। अब जब लैंगिक प्रजनन होगा तो लैंगिक प्रजनन में ये शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं और मिलकर
एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो युग्मक है ये अलग अलग मेल फीमेल का कोशिका है, और जो युग्मनज है मेल और फीमेल कोशिका दोनों के मिलने से जो नया कोशिका बनता है उसको हम युग्मनज या फिर जायगोट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और केंद्रक तो आप जानते हैं कि चाहे वो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, कोशिका के सेंटर में एक केंद्रक होता है जिसको हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। ये सघन झिल्लीनुमा संरचना होता है जिसके अंदर गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो ये सब सेल के अंदर, सेल न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तो उम्मीद है इतना एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 42वां। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए, अब अलग अलग प्रजातियां जो होती है, स्पीसीज होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अलग होता है। और जो गुणसूत्र जो है होता है हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, जोड़ी में होता है। तो मनुष्य में टोटल अगर पूछा जाए तो कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन कितना जोड़ी अगर पूछ लेगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जोड़ी अगर बोलेगा तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। और कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 दूनी 46, 46 होते हैं। इसी तरह जो बिल्लियां होती हैं, कैट्स होते हैं, उनमें टोटल 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं या फिर 19 जोड़ी। ठीक है, इसका जस्ट आधा। जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनमें 78 गुणसूत्र होते हैं। और जोड़ी में अगर पूछा जाए तो 39 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कोई कमेंट करके बता सकता है क्या कि सबसे अधिक गुणसूत्र किस जीव में पाए जाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि गर्भ के कितने हफ्ते में बच्चों में मस्तिष्क का निर्माण शुरू होने लगता है? ठीक है, या फिर शुरू हो जाता है। अच्छा प्रश्न है, आसान भी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 4 से 5 हफ्ते में गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसका मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 44वां, सिकल सेल में प्रभावित व्यक्ति के रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? ठीक है, देखिए, जो रक्त कोशिका जो होते हैं ना, ठीक है, ब्लड सेल्स होते हैं, उनका जो सामान्यतः अगर जीवन काल देखा जाए तो 100 से 120 दिन होते हैं। ठीक है, रक्त कोशिकाओं के सामान्यतः जो जीवन काल होता है 100 से 120 होता है। लेकिन जब किसी को भी सिकल सेल नामक बीमारी हो जाता है तो इससे प्रभावित व्यक्तियों में जो रक्त कोशिका है उसका जीवन काल इससे घट जाता है। ठीक है, और घट करके ये बहुत कम हो जाता है और ये लगभग 15 से 20 दिन के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि जो आपका ब्लड सेल्स होगा 100 से 120 दिन होता है उसका सामान्य जीवन काल, लेकिन सिकल सेल जो बीमारी होगा 15 से 20 दिन के अंदर वो उसका जीवन काल हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अगर आपसे पूछ देगा कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, इसका जो जीवन काल अगर आपसे पूछ दे तो 120 दिन होता है। और जो वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उसका जीवन काल 13 से 20 दिन के मात्र होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, आपको दोनों याद रखिएगा। ठीक है, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसमें 4 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार से ये पूछ देता है। क्या आपको याद रखना है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें 4 कंपोनेंट पाया जाता है। एक तो हमारा आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल। एक हो गया डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड कार्पुसल्स भी कहा जाता है, वाइट ब्लड कार्पुसल्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, ये तीसरा हो गया। और चौथा याद रखिएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो ये 4 प्रकार का जो कंपोनेंट पाए जाते हैं रक्त कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये इतना सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये हमने 44वां प्रश्न का इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए आगे। अब 45 नंबर का प्रश्न को ध्यान से देखना है। एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र वाले युग्मनोजों से जन्म लेने वाले व्यक्ति का लिंग क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, लिंग निर्धारण एक टॉपिक है क्लास 10 का, वहाँ से हम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको बेसिक चीज़ याद रखना है क्या कि जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि हमको पता है गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में होता है। ठीक है, तो महिलाओं में XX प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुषों में XY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो Y जो गुणसूत्र होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, जिसमें भी Y पाया जाएगा वो पुरुष वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो XX महिलाओं में और XY पुरुषों में, ये मेल वाला हो गया और ये फीमेल का हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका हम कॉम्बिनेशन बना के हम पता कर सकते हैं कि क्या हुआ। महिलाओं से तो हमेशा XX गुणसूत्र ही मिलेगा और पुरुषों में XY।
तो यहाँ पे पूछा गया एक x और एक y। तो देखिए यहाँ पे एक ये वाला x हो गया और यहाँ से एक x लिए, ठीक है। पुरुष का अगर x वाला मिला और महिला का x वाला मिला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से x x बनेगा युग्मनज, और यहाँ से क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक लड़की ही होगी, ठीक है। अगर इसका अगर x और इसका दूसरा वाला लिया जाए तो यहाँ पे हमको क्या मिला, x और y। एक्स वाई जैसी बना, मतलब यहाँ पे जो लड़का होगा, ठीक है, जो युग्मनज होगा वो कैसा, मेल वाला बनेगा, पुरुष वाला बनेगा एक्स वाई, ठीक है। अगर इसका दूसरा लिया जाए तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, एक्स एक्स मतलब लड़की, यहाँ से देखिए एक्स और यहाँ पे वाई, एक्स वाई। तो जब कभी, क्योंकि अब देखिए यहाँ से हम ये कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर हो जाएगा कि जब बहुत सारे, हमको ध्यान यही रखना है कि ये जो होने वाला जो गर्भ के अंदर जो बच्चा होगा और लड़का होगा कि लड़की होगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पुरुष के गुणसूत्र पे डिपेंड करेगा, क्योंकि y जो है इसी में है, बाकी x तो महिलाओं के अंदर ही होता है। तो महिलाओं से हमेशा x प्रकार के गुणसूत्र ही मिलेगा, y किससे मिलेगा, पुरुष से। और जब तक x y दोनों एक साथ नहीं होगा तब तक पुरुष या फिर लड़का पैदा नहीं होगा, हमेशा लड़की होगी। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको कि जब एक x और एक y गुणसूत्र आपस में मिलेंगे तो जो युग्मनज बनेगा उसका लिंग कैसा होगा, पुरुष होगा, क्योंकि यहाँ पे x और y मिलेगा ना भाई। देखिए एक x और एक y, एक्स वाई मिला, एक्स वाई मिलेगा तो पुरुष, और महिला जो स्त्री होगा हमेशा एक्स एक्स से ही बनता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46वां प्रश्न, गाय की कौन सी प्रजाति गर्मियों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। देखिए ये सब जितना भी यहाँ पे प्रकार दिया हुआ प्रजातियों का, जर्सी, साहिवाल, मुर्रा, चेबा, ये सब कहीं ना कहीं गाय की प्रजातियाँ हैं। इनको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये सब नए बन के तैयार हुए हैं। ये अलग अलग कंडीशन में रह सकते हैं, कोई ज़्यादा दूध देता है, कोई कम देता है, कुछ, ठीक है, वो कंडीशनल बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये सब जो प्रजातियां हैं उत्पन्न हुई हैं। तो इसके अंदर जो आपको जेबा दिख रहा है ना, ये जो जेबा प्रकार की जो गाय होती है ये गर्मियों में भी अनुकूलित रह सकती है, बाकी ये गर्मी को ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, केवल जेबा ही सर्वाधिक गर्मी में भी रह सकता है, याद रखिएगा। 47 प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम क्या होगा। सिंपल सा आपसे कहा गया है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेंटीग्रेड में बदलिए, ठीक है। देखिए मैं एक फॉर्मूला देता हूं आपको, इस फॉर्मूला से आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिएगा C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। इस फॉर्मूला से अगर याद रखेंगे तो आप सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन तीनों को आपस में बदल सकते हैं। जब फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना होगा तो इन दोनों को आप बराबर करके सॉल्व कर दीजिएगा। जब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को आपस में बदलना होगा तो इन दोनों को ले लीजिएगा। केल्विन और सेंटीग्रेड को अगर बदलना होगा तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन करके रखिएगा और याद करके रखिएगा। तो यहाँ पे हमको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, मतलब हम ये पहला और दूसरा वाले का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए C/5 बराबर F-32/9 है, तो C सेंटीग्रेड निकालना है, तो C को आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ये 5 है तो 5 नीचे लिख देंगे, बराबर F कितना हो गया, देखिए ये 98.4 है, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा 98.4 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करोगे तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह आपको करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 98.4 है, फॉर्मूला में हमारा F-32 है, मतलब यहाँ पे आपको 32 माइनस भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। तब हमारे पास बन जाएगा C/5 बराबर 98.4 में 32 घटाना है, तो 98.4 में आप जब 32 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 66.4, ठीक है, 66.4, ठीक है। और बटा में इधर हमारे पास कितना है, 9 है, ठीक है। तो ये हमारा 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारा हो जाएगा, C का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो 66.4 × 5 और बटे में 9। 66.4 और 5 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 332, और 332/9 भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 36.888, या फिर कह लीजिए अप्रॉक्स 36.89 मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि हाउ टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलते, ये फॉर्मूला से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि मरीचिका, इंग्लिश में इसको मिराज कहते हैं,
ठीक है, कि मिराज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मरीचिका का बनने का कारण क्या होता है, किस कारण से बनता है, अपवर्तन, परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विवर्तन, ये सब मैं प्रकाशिकी वाला जो, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताया हूँ। इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा, वन लाइनर में भी पूछा जाता है कि मरीचिका या फिर मिराज जो बनता है उसका बनने का मेन कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द बेसिक या फिर फंडामेंटल कॉज ऑफ मिराज फॉर्मेशन, याद रखिएगा। ठीक है, मरीचिका का मेन कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49वां प्रश्न है आपके लिए कि किसी निश्चित समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आप शायद आपको पता होगा कि जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला ही होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन मतलब ऊपर वेग में परिवर्तन हो गया और दर बोला है तो नीचे हमेशा समय लिखिएगा। तो वेग परिवर्तन बटा समय को हम त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन बराबर वेग में परिवर्तन हम v लिख देते हैं और ये t। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर मात्रक पूछेगा तो याद रखिएगा ये वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का। ठीक है, और नीचे समय है, समय का होगा सेकेंड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण का मात्रक होता है। ठीक है, तो जब वेग में परिवर्तन अगर पॉजिटिव, हमेशा वेग बढ़ता जाएगा तो उसको हम त्वरण कहते हैं, लेकिन अगर समय के साथ वेग में कमी आने लगे तो त्वरण का उल्टा होता है मंदन कहते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन या फिर मंदन कहते हैं। तो त्वरण का उल्टा क्या होता है, मंदन। समय के साथ वेग में वृद्धि त्वरण, समय के साथ वेग में कमी मंदन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न है आपके लिए कि एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। जब उसमें ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें 0.5 मीटर प्रति सेकंड का मंदन उत्पन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पे टर्म मंदन आ गया। तो गाड़ी रुकने के पहले कितनी दूरी तय की होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा। इससे समझने से पहले आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, देखिएगा। कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, गति के 3 समीकरण आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, गति के 3 समीकरण। मैं यहाँ पे पहले तीनों समीकरण को लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इरेज करके फिर से आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। गति के 3 समीकरण कौन कौन सा होता है, तो पहला एक होता है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, v बराबर u प्लस at। ठीक है, दूसरा गति का समीकरण जो होता है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अभी at s ये सब क्या मैं बताता हूँ। और तीसरा गति का जो समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये 3 गति के समीकरण आपको याद होना चाहिए। अब इसमें अगर देखेंगे तो जो कैपिटल V है इसको हम बोलते हैं अंतिम वेग। ठीक है, वेग है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। U जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। A जो है एक्सेलरेशन है, T जो है समय है, सब जगह वही है। S जो है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है। बस हर जगह वही है। इन्हीं चीज़ों का फॉर्मूले का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो ये वाले प्रश्न को बनाने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको दिया है एक गाड़ी एक जो है इतने की गति से चल रहा है, मतलब शुरुआत का इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसके बाद मंदन उत्पन्न होता है, तो त्वरण का उल्टा मंदन हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इसको हम मंदन की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन मंदन के लिए हम माइनस लगा देंगे क्योंकि त्वरण में कमी आ रहा है। तो ये, और यहाँ पे क्योंकि जब गाड़ी रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी ये u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम यूज़ करके ये जो दूरी है, विस्थापन, हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इरेज किया है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया है, एक गाड़ी जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब ये u दिया है हमको, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग दिया है। ठीक है, अब उसमें उस गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से उसमें मंदन या फिर एक्सेलरेशन कितने का उत्पन्न होता है, -0.5। ठीक है, मंदन है तो मैं यहाँ पे मंदन के लिए a लिखूंगा, लेकिन ये -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। माइनस क्यों, क्योंकि मंदन है, त्वरण रहता तो हम प्लस में ही रखते। अब गाड़ी जब रुक जाएगी, ठीक है, जब गाड़ी रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वाले चाल से वो चल रहा है। अब जो हम फॉर्मूला अभी लिखे थे तीसरा नंबर का, क्या लिखे थे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो v कितना है, क्योंकि गाड़ी रुक जा रही है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, रुक जाएगी गाड़ी तो वेग तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये कितना है, 36। अच्छा देखिए यहाँ पे
ये तो देखेंगे मीटर प्रति सेकंड में दिया है, लेकिन ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इसको भी बदल लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए जो चाल दिया होगा उसको हम 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 दूनी 36 और 5 दूना 10, 10 मीटर प्रति सेकंड ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यू के जगह हम क्या रखेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब राइट साइड में गए तो 2 हो गया, इनटू एक्सेलरेशन कितना है, मतलब मंदन कितना, -0.5, -0.5, और लास्ट में क्या है, एस, तो हमारा ये एस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -100 बराबर 2 और -0.5 का गुणा करेंगे तो -1 और इंटू एस, ये माइनस माइनस हो गया खत्म। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या दूरी कह लीजिए, ये हो गया कितना, 100 मीटर, ठीक है। मतलब ब्रेक लगाते तक जब गाड़ी रुकेगी ब्रेक लगाने पर, तो केवल 100 मीटर की दूरी पर जाके हमारी गाड़ी रुक जाएगी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 51 प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को धरती जी बल से अपनी ओर खींचती है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। जो जी है ये कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। मतलब है तो एक तरह का त्वरण, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब मान लो ये धरती है, अर्थ है, यहाँ से कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो धरती के तरफ जितने स्पीड से वो जो बॉल आएगी उसी को हम त्वरण कहेंगे, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो जितने गति से, जितने त्वरण से वस्तु नीचे आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, जी बोलते हैं, ठीक है। तो जी का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा 9.8, जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा याद रखना है। द्रव्यमान तो आप जानते हैं, प्रत्येक वस्तु का एक मास होता है, इसको हम एम से डिपेंड करते हैं, द्रव्यमान। एक होता है भार, वेट, ठीक है। तो ये दोनों में, इन दोनों में कई बार से कंफ्यूजन हो जाता है कि मास और द्रव्यमान, मास और भार, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। देखिए, जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। चाहे आप उस वस्तु को कहीं भी किसी चीज़ को ले जाएं, उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, हमेशा उतना का उतना ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक 5 ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान का जो यूनिट होता है क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है, किलोग्राम। मान लो 5 किलोग्राम का कोई वस्तु है, उसको हम पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं, तो चांद पर ले जाओगे तो वहाँ भी जो द्रव्यमान 5 किलो ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो फिक्स रहता है। लेकिन जो भार है ये स्थान के साथ साथ परिवर्तित रहता है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, स्थान के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, ठीक है। इसका जो एक्चुअली में जो भार होता है, ये मास, द्रव्यमान और ग्रेविटी, इन दोनों का गुणा होता है, ठीक है, m इंटू जी। जी क्या है, ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू मतलब 9.8, और मास क्या है, ये द्रव्यमान है, ठीक है। और जो द्रव्यमान है उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, लेकिन जो भार होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि भार एक तरह का क्या है, फोर्स है, बल है, ठीक है। कोई धरती जो है किसी वस्तु को, किसी द्रव्यमान वाले वस्तु को जितना ग्रेविटी के साथ अपने अर्थ के ऊपर खींचा है, वो होता है क्या, बल होता है, ठीक है, एक तरह का बल है। इसीलिए जो भार होता है, जो वेट होता है, उसका यूनिट क्या रखा गया है, न्यूटन, क्योंकि एक तरह का बल है, ठीक है, याद रखिएगा। ये स्थान के साथ साथ बदलते रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 600 न्यूटन का, ठीक है, 600 न्यूटन का एक कोई वस्तु है जो कि पृथ्वी पर है। जब उसको हम चंद्रमा पे ले जाते हैं, मून के ऊपर ले जाते हैं, तो वो क्या होता है, 1/6 गुना हो जाता है। मतलब 600 का 1/6 मतलब 100 न्यूटन हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है भार, ठीक है। द्रव्यमान नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, भार। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको, जो कुछ भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये प्रश्न भी अच्छा है, कई बार से एग्जाम में यहाँ पे पूछता है, तो याद रखिएगा। अवतल दर्पण के बारे में कुछ बता रहा हूँ। अवतल दर्पण तो पहली बात तो बनता कैसे है, इसको मैं समझा रहा हूँ। ये अवतल दर्पण ऐसा हो गया, ठीक है। जो बाहर जो उभरा हुआ पोर्शन है उसको रंग दो, तो अंदर साइड ये पार्ट बच गया, ये अवतल दर्पण का काम है, यही अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में एक मैं लाइन खींचता हूँ, तो इसको हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं। ये हो क्या, फोकस, और ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है, याद रखना है।
अब देखिए, अब किसी वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर एक वस्तु, यहाँ पर हम एक वस्तु रख दिए, मान लो एक बॉल ही रख दिए, ठीक है। जब फोकस पे होगा ये वस्तु तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा, इन्फिनिटी पे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया है कि जैसे जो हेडलाइट होता है, टॉर्च लाइट होता है, सर्च लाइट होता है, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और जो उसमें लगा हुआ जो बल्ब होता है, उस बल्ब को उस दर्पण के फोकस पे रखा जाता है। क्यों? ताकि इससे निकलने वाली किरणें जब इससे टकराएंगी और टकराने के बाद क्या होगा, सब समानांतर हो जाएगा और अनंत तक बहुत लंबी दूरी तय करेगा। इसीलिए फोकस पर हम बल्ब को अवतल दर्पण में, मतलब टॉर्च वगैरह में रखते हैं, ताकि जो वहाँ से किरणें बनने के बाद जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत लंबी दूरी जो है ये इसकी किरणें कर पाएंगी। मतलब आपको ये याद रखना है कि फोकस पर रखी गई वस्तु, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे देखना है तो देखिएगा, फोकस पे अगर रखे तो कहाँ पे बन गया? अनंत पे बन गया। कुछ और अगर समझना है तो समझ लीजिए। अब इसको समझना क्या है, जैसे ये तो हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, ये वाला फोकस हो गया। अगर मैं कोई वस्तु को अनंत पर रखता हूँ तो अनंत पर रखोगे किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखोगे तो अनंत पे बनेगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। जब वस्तु को हम ये अनंत और ये वक्रता त्रिज्या के बीच में किसी ज्ञात स्थान पर, मान लो आर से पहले रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो जब आर से पहले हम उस वस्तु को रखें, मतलब अनंत और आर के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा आर और एफ के दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। जब वस्तु को इस आर के ऊपर रख दोगे तो इसका प्रतिबिंब भी आर के ऊपर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। जब वस्तु को आर और एफ के बीच में रखोगे तो उसका प्रतिबिंब आर और अनंत के बीच में इधर कहीं बनेगा। जब वस्तु को फोकस पे रखोगे तो अनंत पे बनेगा। फोकस और इसके मतलब जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं उसका प्रतिबिंब जो है दूर बनता चला जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के करीब लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनता जाता है। इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। 53वां प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, उसके परिपथ में 2 मिनट में कुल कितने आवेश प्रवाहित होगा? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, विद्युत धारा का एक फॉर्मूला होता है। विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो ये विद्युत धारा, ये क्यू जो है आवेश को रिप्रेजेंट करता है और ये समय, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश बटा समय। यहाँ पे हम, क्योंकि आवेश का, ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है उसको हम कहते हैं कूलॉम और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई हो गया हमारा विद्युत धारा, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। अब यहाँ से अगर क्यू का वैल्यू निकालें तो आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से हम, ये क्यू क्या है? आवेश की मात्रा। आई कितना एम्पियर है? 5 एम्पियर, तो ये 5 हो जाएगा। टी समय को हमेशा सेकंड में लेना है। 2 मिनट दिया है, 2 मिनट में कितने सेकंड? तो 60 गुना 2 120 सेकंड है, ठीक है। तो 120 का यहाँ पे गुना करिए तो 120 और 5 का गुना कितना हो जाएगा? 600। तो क्यू हमको मतलब चार्ज कितना मिलेगा? 600 कूलॉम मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये मात्रक भी ध्यान रखना है, 600 ए मत मार देना, सी मारोगे। क्यों? क्योंकि कूलॉम जो है इसका मात्रक होता है आवेश का और आपसे आवेश पूछा है। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो ये फॉर्मूला के याद रखिएगा और एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें से जो दिया रहेगा उसका यूज करके, जो नहीं दिया उसको आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बल्ब पर 200 वोल्ट और 200 वाट अंकित है, इसका प्रतिरोध कितना है? ठीक है, वोल्ट मतलब V से रिप्रेजेंट करोगे और वाट मतलब शक्ति है, ठीक है, शक्ति। वाट मतलब W से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब इसको समझना है। तो वाट को हम पावर कहते हैं, इंग्लिश में पावर, वाट, ठीक है। ये जो वाट जिसका होगा वो पावर का, शक्ति का यूनिट होता है, ठीक है। तो शक्ति का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, P बराबर होता है V²/R, ठीक है, V²/R। इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो V क्या है? वोल्टेज 200 है, R क्या है? प्रतिरोध, और P क्या है? पावर। इन सभी को वैल्यू रख दो। पावर हमको 200 वाट दिया है तो 200 रख दोगे, बराबर V² मतलब V हमारे पास कितने बार है? 2 बार है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V हमको कितना दिए? 220, तो 220 इंटू 220 2 बार कर दिए। R हमको निकालना है तो R हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 से 2 0 खत्म, मतलब ये और ये खत्म, ये 2 से काट दीजिए, 11 बार में कट गया। तो तिर्यक गुणा जब करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 22 गुणा 11। 22 और 11 का गुणा अगर करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 तो 24, 242 ओम मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है,
सब एक दूसरे से कन्वर्ट करके बनाया जाता है। पावर का फॉर्मूला एक होता है P बराबर VI भी होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक होता है फॉर्मूला P बराबर VI। अगर विद्युत धारा और वोल्ट दिया रहेगा तब भी इस फॉर्मूले का यूज करके हम पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 55वां नंबर का प्रश्न हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस होता है, सिस्टम होता है जो यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये होता है डायनेमो या जनरेटर, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जनरेटर हो गया। इसी को हम डायनेमो कहते हैं और शुद्ध हिंदी में जाना तो इसको हम कहते हैं जनित्र, ठीक है। ये क्या करता है, जो जनरेटर होता है आपने देखा होगा डीजल वगैरह डाल के जब उसको घुमाते हैं तो कन्वर्ट करता है। डायनेमो तो बड़े बड़े जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस डायनेमो को घुमा के, इस डायनेमो को जब घुमाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैकेनिकल ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये तीनों को याद रखिएगा, चाहे जनरेटर पूछ दे, डायनेमो पूछ दे या फिर जनित्र, ये तीनों क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। और ट्रांसफार्मर तो आप जानते हैं एक ऐसी युक्ति होता है जो क्या करता है, वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम आता है, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको बिना परिवर्तित किए ही जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उसके वोल्टेज को बढ़ा या फिर घटा सकता है कौन, ट्रांसफार्मर। इसीलिए दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन क्या करता है, घटाता है, ठीक है। और ये रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर को हम दिष्टकारी भी कहते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर को दिष्टकारी या फिर इसी को रिजुकारी भी कहा जाता है। तीनों चीज़ों से आपको याद रखना है, रिजुकारी। ये रेक्टिफायर क्या करता है, जो हमारा एसी करंट होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, उसको डीसी करंट में बदलने का काम करता है, ठीक है। ये दिष्ट धारा है और ये आवर्ती धारा है। अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर, दिष्टकारी या रिजुकारी, ठीक है। और ये मोटर तो आप जानते हैं, मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जो पंखा वगैरह में मोटर यूज होता है, तो जब हम बिजली उसको देते हैं तब उसको क्या करता है, वो घुमाने लगता है, ठीक है। मतलब विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। रेक्टिफायर है जैसी हो गया, रेक्टिफायर का जस्ट उल्टा एक इन्वर्टर होता है, आपने देखा भी होगा घर में यूज करते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है, दिष्ट धारा को आवर्ती धारा में बदलता है। तो ये सब पूरा जो भी मैं बता रहा हूँ सबको याद रखिएगा, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस का एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। 56वां प्रश्न है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में। देखिए जो ध्वनि है उसको चलने के लिए, ठीक है, उसके चलन के लिए क्या होता है, ट्रांसमिशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। तो दो माध्यम जितना पास होगा, जितना ठोस होगा उसमें उतना अधिक होगा, तो सर्वाधिक ठोस में होगा, ठीक है। सबसे अधिक ठोस में होगा, ठोस के बाद आएगा द्रव में और सबसे नीचे आएगा गैस में, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, गैस में। गैसों में अगर देखा जाए ध्वनि की चाल लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, 330 मीटर गैसों में। द्रव के अंदर अगर मान लो पानी की अगर मैं बात कर दूं तो पानी में लगभग, देखिए शुद्ध पानी में 1435, ठीक है, शुद्ध पानी में 1435 मीटर प्रति सेकंड होता है। जो नमकीन पानी होता है उसमें 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सब कुछ कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा। जो ठोस होते हैं, ठोस में अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील में बहुत अधिक 5920 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है, ठीक है। कोई कमेंट करके बताइए कि जो निर्वात होता है वैक्यूम, उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। निर्वात में या फिर वैक्यूम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला 57वां प्रश्न है कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परास कितना होता है, ठीक है। जो ऑडिबल साउंड होता है उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है, कितने कितने हर्ट्ज का, कितने कितने फ्रीक्वेंसी के बीच का जो साउंड होगा ऑडिबल होगा, 20 हर्ट्ज या 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज या फिर 20 से 20,000 हर्ट्ज या फिर 2 से 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो जो ऑडिबल साउंड होता है, ठीक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 किलो हर्ट्ज को गलती से मत मार दीजिएगा, ये गलत है, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज या फिर इसी को आप कह लीजिए 20 से 20 किलो हर्ट्ज। 20,000 कितना हो गया, 20 किलो हो गया ना। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड या श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसको जो मनुष्य है सुन सकता है।
20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का, ठीक है। और जो 20 हर्ट्ज जो कम वाला होता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज जो कम का जो साउंड होता है उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, जिसको हम मनुष्य नहीं सुन सकते, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम वाले को हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। जैसे कई बार जो वॉल्केनो होता है ना, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, भूकंप, मीटियोराइट्स, इन सभी से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, ठीक है। उसको हम नहीं सुन पाते। जनरली जो कुत्ते होते हैं, वेल मछली, बैट्स या चमगादड़, डॉल्फिन, ये सब जो होते हैं उस साउंड को सुन पाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। तो जो कुछ मैं बोला थोड़ा सा आप उसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम वाले को हम इंफ्रासोनिक, 20 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 से कम वाला को हम इंफ्रासोनिक, ठीक है। 20 से लेके और 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज, इन दोनों का बीच जो होगा उसको हम क्या कह दिए, उसको हम ऑडिबल साउंड या श्रव्य तरंगे कह दिए। और जो 20 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर का होगा उनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, ठीक है, पराश्रव्य, ठीक है। इसको अवश्रव्य, ये श्रव्य और ये पराश्रव्य, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाला, ठीक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले को हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। जैसे अगर देखोगे तो जो चमगादड़, चूहे, डॉल्फिन, वेल मछली, ये सब जो होते हैं ना, ये इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उत्पन्न भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। ये उनके संचार का माध्यम भी होता है, याद रखिएगा इस सब जानकारी को। अगला 58वां प्रश्न है कि ध्वनि की आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है, ठीक है। ध्वनि की, देखिए चाल तो बेसिक क्या होता है, चाल बराबर दूरी गुणा दूरी बटा समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, दूरी गुणा 1 बटा समय, सेम ही चीज़ तो है कि नहीं। और दूरी क्या है, एक तरह का, यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य देख रहे हैं, तरंग दैर्ध्य एक तरह का दूरी ही तो है, तो ये दूरी हमारा तरंग दैर्ध्य हो गया। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और 1 बटा जो समय होता है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का कि क्या हो गया कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, इन दोनों का जो गुना होता है वही ध्वनि की चाल होता है। तो यहाँ पे चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है। तो ये बना कहाँ से है, ये चाल बराबर दूरी बटा समय वाले फॉर्मूला से ही ये बना हुआ है, कोई अलग से नहीं आया, ठीक है। 59वां प्रश्न है आपके लिए। उनसठवां प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, क्या है 59वां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश का धरती तक आना ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि होती है, ठीक है। चालन, संवहन, विकिरण। कुछ एग्जांपल इन सब का बताते चलूंगा तो आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सूर्य प्रकाश जब पृथ्वी तक आती है तो वो विकिरण के माध्यम से आते हैं। विकिरण को हम कहते हैं इंग्लिश में रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के माध्यम से सूर्य की प्रकाश जो है पृथ्वी में आती है विकिरण के लिए, ठीक है। देखिए, सूर्य प्रकाश से पृथ्वी तक का आने का, जैसे कि जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आती है तो पृथ्वी की जो धरातल होता है वो गर्म हो जाता है, उसके बीच में आने वाली जो हवा वगैरह होता है उन सबको गर्म कर देता है। ये विकिरण के माध्यम से ही हो पाता है, ठीक है। ये चालन जो होता है, चालन को हम कहते हैं कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना है तो ये भी एक कहा ऊष्मा के संचार का एक विधि है। जब कोई वस्तु, जैसे जब ऊष्मा जो है ज़्यादा गर्म से जब ठंडा की ओर प्रवाह होने लगता है ना, तो वो चालन के माध्यम से होता है, ठीक है। क्या होता है, चालन। जैसे मान लो एक पानी जो है एक गर्म बॉटल में या किसी चीज़ में रखा है, तो वो क्या होगा, उसका जो ऊष्मा होता है धीरे धीरे वो वायुमंडल में मिलता जाता है। तो ये भी क्या हुआ, ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफर होने लगता है। तो ये क्या, एक तरह का चालन ही है, ठीक है। मतलब गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर ऊष्मा का प्रचार होना चालन कहलाता है। चाय का ठंडा हो जाना, ठीक है। गरम तवा पर अगर आप बैठ जा रहे हो या फिर गरम तवा को आप छू ले रहे हो, गरम सीट पर बैठ रहे हो, तो क्या होगा, गरम सीट पे आप बैठते हो तो क्या होगा, जो सीट की जो गर्माहट होती है, ऊष्मा होती है, वो आप में ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है। तो ये चालन का ही उदाहरण है, कंडक्शन का। संवहन को कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। इसका उदाहरण के तौर पर आप देख लेंगे बर्फ का पिघलना, ठीक है, गर्म होकर हवा का ऊपर उठना, जो वाटर हीटर होता है ना, पानी का गर्म करने वाला हीटर, या फिर कार का रेडिएटर, ये सब जो है संवहन का, कन्वेक्शन का उदाहरण है। तो जो कुछ बोला आप उन सबको आप अपने वर्ड्स में कहीं पे अपने नोट डाउन में कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो आज का हम 60वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। 60वां प्रश्न है कि सत्य कथन का चुनाव करें। यदि दो वस्तुएं एक समान वेग से चल रही हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। दूसरा, यदि वस्तुओं का संवेग एक समान है तो हल्की वस्तु का वेग
ठीक है, हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको आना चाहिए कि संवेग क्या होता है। संवेग को हम इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। इसका फॉर्मूला इसी में छुपा हुआ है। संवेग जो है संहति और वेग का गुणा है, ठीक है, संहति और वेग। और संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, मतलब कहने का कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणा होता है वही होता है संवेग। तो मैं इसको ऐसे फॉर्मूला को लिखता हूँ, संवेग को मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूँ, द्रव्यमान को स्मॉल एम से और वेग को वी से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसको समझना है। अब कहने का मतलब जैसे कोई मान लो भारी ट्रक है, ठीक है, भारी ट्रक है एक तो, और उसकी कोई अगर भारी ट्रक है और मान लो वो बहुत तेज गति से चल रहा है, ठीक है, ये खुद भी भारी है और इसका वेग भी बहुत अधिक है, तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान भी अधिक है और इसका जो वेग है वो भी अधिक है। और एक दूसरा, एक ये तो ट्रक की मैं बात कर रहा था, ठीक है, एक मैं कार ले लेता हूँ, छोटा सा एक कार है, इसकी जो अब इसकी तुलना में देखेंगे तो द्रव्यमान कम ही होगा और इसका स्पीड मान लो बराबर भी ले लो, तब इसका संवेग क्या होगा, कम होगा। तो जो भारी वस्तु है अगर उसकी चाल भी अधिक है तो हल्की वस्तु से उसका संवेग अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, इन दोनों का जो गुणा होता है उसी को हम संवेग कहते हैं। अब यहाँ पे दो वस्तु दिया है, दोनों का वेग समान है, तो यहाँ पे दो वस्तु है, तो इसका जो मोमेंटम है, संवेग को मैं कैपिटल M1 लिखता हूँ और ये दूसरी वस्तु है, इसका कैपिटल M2 रखते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम रिलेशन बनाते हैं M1 बटा M2, ठीक है, ये संवेग है, ठीक है। इधर जो M लिखूंगा एक समान वेग से, वेग बराबर है मतलब द्रव्यमान इनका अलग है, इसका द्रव्यमान M1 ले लेता हूँ, इसका द्रव्यमान M2, तो M1 इंटू वेग बराबर है तो M2 इंटू वी। यहाँ पे दोनों का वेग समान है तो वेग और वेग कट जाएगा। अब यहाँ पे संवेग, पहला संवेग ये दूसरा संवेग, पहला द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान, मतलब क्या कि अगर दो वस्तुओं का वेग बराबर है तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग भी कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये पहला कथन भी सही हो गया। यदि दो वस्तु एक समान वेग से चल रही हैं तो जो भारी वस्तु होगा उसका संवेग अधिक होगा, ठीक है, जिसका संवेग अधिक होगा उससे चोट भी बहुत अधिक लगता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी इसका लास्ट में एक उदाहरण बता दूंगा। फिर यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है कि अब दूसरा केस में दोनों का संवेग बराबर हो गया। संवेग अगर बराबर हो गया तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों के दोनों कंडीशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संवेग का आप एग्जाम्पल समझिएगा। ऐसा क्या है कि जैसे मान लो एक यहाँ पे बालू वगैरह रखा हुआ है, सैंड रखा हुआ है, ठीक है। अब इतना बड़ा गोला को मैं यहाँ पे गिराया, ठीक है, गोला ये बड़ा है, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी भी अधिक है, जोर से मैं फेंका तो ये ज़्यादा अंदर तक गड्ढा कर देगा, ठीक है। तो जो बल लग रहा है यहाँ पे इन दोनों का गुणा के बराबर, उसी को हम यहाँ पे संवेग कह दिए। अब इसी कंपैरिजन में एक दूसरा छोटा सा बॉल लिए, वेग उतना ही है, ठीक है, वेग बराबर ही लिया हूँ, लेकिन ये गड्ढा कम कर पाएगा क्योंकि इसका संवेग कम हो गया। क्यों संवेग कम क्यों हो गया? क्योंकि द्रव्यमान कम हो गया। मतलब कहने का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें भी हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो इससे पहले के 2 वीडियोस और इस वीडियो को मिलाएंगे तो टोटल मैंने 60 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कशन किया है। सबको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। सभी का एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से देखिएगा, एनालिसिस को, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों का शेयर कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप हम सब मिल के डाउट्स क्लियर करते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन और PDF वगैरह भी वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, हमारे साथ बने रहिए अपने एग्ज़ाम तक, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।